हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी के चैप्टर सोशल इंस्टीट्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग कास्ट का कंसेप्ट देख चुके थे, कास्ट, जाति, वर्ण सिस्टम, ट्राइब, कुछ सोशल रिफॉर्मर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग कास्ट के कंसेप्ट को देखेंगे। देखिए, हमने बात की थी कास्ट एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट से मैं आपको बिल्कुल आजकल की सिचुएशन नहीं बता रही हूँ। प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे कि जो आपका मैंने बताया था कास्ट का इवोल्यूशन हुआ था, कहाँ से हुआ था? वेद सिस्टम से हुआ था, वैदिक टाइम से हुआ था। वैदिक टाइम के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर आए। ब्रिटिशर के टाइम पे चीज़ें कैसी रही? आफ्टर ब्रिटिशर आज़ादी मिली 1947 में, तो कॉलोनिज्म वाला पीरियड एंड इंडिपेंडेंस वाला पीरियड, तो ये सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख के चलेंगे। ठीक है। एट प्रेजेंट मैं आपको आज बता चुकी हूँ, अगर आज की बात की जाए है प्रेजेंट सिचुएशन की, करंट सिनारियो की, तो कास्ट सिस्टम इज प्रिवेलेंट, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कास्ट से ज़्यादा क्लास ने ओवरकम कर लिया है। क्लास स्ट्रगल, क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टिल हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हुआ। लाइक यू कैन से इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है। लाइक अभी भी बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लाइक अभी भी ऐसा होता है कि जैसे कहीं कोई पर्टिकुलर लो कास्ट का पर्सन आपसे मिलने आ रहा है, ग्रीट करने आ रहा है, तो वो नॉर्मल आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे नहीं बैठता। वो जनरली नीचे जमीन पे या कुछ और पर्टिकुलर किसी ऐसी प्लेस पे जो आपसे कंपैरेटिवली नीचे हो, मतलब कॉमन प्लेस पे नहीं बैठते हैं। तो देयर आर एग्जाम्पल जो ये शो करते हैं कि आज भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। पूरी तरीके से सिस्टम इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो हम कास्ट एंड प्रेजेंट की बात करते हैं। देखो, हमें पता है कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और करती है। अब हमारा यहाँ पे फोकस किस पे था? देखिए, जो लग्जरी ले रहा है, जो मजे में है प्रॉपर कास्ट, उस पर तो कोई फोकस करके पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन फोकस किस पे रहेगा? जो एक्चुअली में सफरिंग पार्टी है, जो विक्टिम है, जो परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे फोकस था डिप्रेस्ड क्लास और हम कह सकते हैं अनटचेबल से। अब इनके लिए आवाज उठाने वाले कौन थे? देखिए, इनके लिए आवाज उठाने वाले इनके खुद की कास्ट के लोग, लोअर कास्ट के लोग भी थे, प्लस कुछ अपर कास्ट के लोग भी थे जो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते थे, जो जस्टिस और इक्वालिटी पे ज्यादा बिलीव करते थे, जो इनके साथ हो रही सफरिंग से एग्री नहीं करते थे कि ये सब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो दोनों अपर कास्ट और लोअर कास्ट के रिफॉर्मर जो थे वो इस चीज पे वर्क कर रहे थे। अब कुछ लोअर कास्ट के रिफॉर्मर की मैं आपसे बात करूं तो हम कुछ नाम देखेंगे। ज्योतिबा फुले, ये नेम अब तक हमने जितने चैप्टर पढ़े हैं, आई गेस हमने मल्टीपल टाइम इनका नाम यूज करा है। ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, दोनों हस्बैंड वाइफ, दलित्स के लिए काफी काम कर रहे थे, वुमेन की एजुकेशन पे काम कर रहे थे। देन बी आर अम्बेडकर, हु डोंट नो हिम। बी आर अम्बेडकर को कौन नहीं जानता है? ही इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने दलित्स के राइट की बहुत स्ट्रांगली बात की, अपने आप को बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे करा। और बीइंग दलित होते हुए भी इन्होंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उस टाइम पे भी इन्होंने इतनी जो है अचीवमेंट ली और ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बने। ठीक है। तो ये लोग वेस्टर्न इंडिया में ये चीज से डील कर रहे थे। उसके अलावा देयर आर अयानकली, श्री नारायण गुरु, योथिर दास, पेरियार, ये लोग साउथ में कास्ट स्ट्रगल को डील कर रहे थे। साउथ में कास्ट स्ट्रगल के साथ डील करने वाले ये थे। 1920 के बाद की मैं बात करूं तो गांधी जी और अंबेडकर ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अनटचेबिलिटी के लिए। मतलब दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग फॉर द अनटचेबल, फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट पीपल, फॉर द इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग विद द अनटचेबल और डिप्रेस्ड कास्ट पीपल। आपको पता है महात्मा गांधी ने तो इन डिप्रेस्ड कास्ट पीपल और अनटचेबल के लिए एक नेम भी दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? हरिजन। हरि के जन, हरि इज द नेम जो भगवान के लिए हम लोग यूज करते हैं, भगवान विष्णु के लिए। तो हरि के जन मतलब डिसिपल ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। ये वर्ड उन्होंने किसको दिया था? डिप्रेस्ड क्लास और अनटचेबल्स को दिया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे टॉपिक की। हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट सिस्टम क्या था। हम समझ रहे हैं कुछ कुछ चीजें। अभी कॉलोनिज्म में भी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे कि कॉलोनिज्म के टाइम पे कुछ चीजें क्या थी। बट 1947 आजादी मिल गई, नाउ व्हाट? अब कास्ट सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? तो कास्ट सिस्टम के बारे में हम ये कहेंगे कि जो नई गवर्नमेंट थी ना, वो कास्ट सिस्टम खत्म करने पे लगी हुई थी। अबॉलिशन ऑफ कास्ट, दे आर फोकसिंग कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास, लो क्लास जो लोग थे, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें सोसाइटी में ऊपर लाने के लिए, इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जो आज तक चलता है। दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल बुक पढ़ के आए हो 11th क्लास पॉलिटी में, पूरा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन। और हम अपनी दूसरी बुक में देख भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी हम लोग उसकी अगली वीडियो भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी कि कास्ट सिस्टम अबॉलिश किया जाएगा, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको पता है अनटचेबिलिटी डेरोगेटरी वर्ड यूज किए जाते थे, तो गांधी जी ने यहाँ पे एक इनके लिए प्रॉपर नेम यूज किया जो डेरोगेटरी नहीं था, एक अच्छा नाम इनके लिए हरिजन यूज करा। उसके बाद आजादी के बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि ये जो अनटचेबिलिटी हो रही है, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इट इज इलीगल। अगर पकड़ी गई, अगर हमने नोटिस में आया, हमारे पास कंप्लेन आई, तो एक्शन लिया जाएगा इस चीज के अगेंस्ट।
उसके बाद एक तो ये था, दूसरी साइड गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि गवर्नमेंट डील नहीं कर पा रही थी इनइक्वालिटीज से। कैसे डील करे, क्या लाए, कंफ्यूजन थी बहुत ज्यादा। देखो रिजर्वेशन दे दिया, उसके बाद एक्ट बना दिया, बट कैसे एड्रेस करें, लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आपने कानून बना दिया, आपको पता है ना चालान के लिए कितने रूल्स आते हैं, ट्रैफिक रूल्स आते हैं, स्टिल इट इज डिपेंड अपॉन द पर्सन। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी, अवेयरनेस, उसको लाइफ की इंपॉर्टेंस, उसको ट्रैफिक रूल्स की इंपॉर्टेंस ये बतानी जरूरी हो जाती है। सिर्फ रूल बनाने से, पर्सन को डराने धमकाने से भी बहुत से लोग, रिलीजन और कल्चर और कास्ट पे बात आती है तो लोग उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते इतना इजीली, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। देखो अर्बनाइजेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेदर इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन और फॉर जॉब पर्पसेस, माइग्रेट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ क्या था, लोग अब एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर पा रहे थे। और जब लोग इजीली मूव कर रहे हैं ना, तो लोग साथ में, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कास्ट के लोग आसपास में साथ में रह रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखोगे तो आसपास देखो तो ऑलमोस्ट हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग आपके आसपास रहते हैं। ऑलमोस्ट हर कास्ट और हर रिलीजन के लोग आपको अपने आसपास दिख जाएंगे, चाहे आप अपनी कॉलोनी देख लो, मतलब अपना एरिया में आसपास देख लो, स्कूल देख लो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में वर्क कर रहे हो, वहां पे देख लो। तो अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो गैप था ये थोड़ा सा कम हुआ। ये जो एक डिवीजन बना रखा था कि ये एरिया अपर कास्ट से बिलोंग करता है, ये लोअर कास्ट का एरिया है, ये कंपैरेटिवली कम होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद एजुकेशन आई। अब पढ़ा लिखा इंसान, ये इसीलिए कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई से सोच भी डेवलप होती है कई बार। हाँ देयर आर एक्सेप्शन की, बहुत से लोग पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं तो उन्हें एक्सेप्शन लेके चलते हैं, बट हम मान के चलते हैं कि एजुकेशन से सोच भी एक सोच डेवलप होती है। आप थोड़ा सा अपग्रेडेड होके सोचने लगते हो, आप जस्टिस, इक्वालिटी और मतलब एक प्रॉपर जस्टिस के वे में चीजें सोचते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं इस रिलीजन से हूं, मैं इस कास्ट से हूं तो आई विल सपोर्ट दिस। ये चीजें आप अपने माइंड में पहले नहीं लाते हो। तो एजुकेशन की वजह से हुआ क्या, लोग अब कास्ट की वजह से दूसरों को जज नहीं करते थे कि ये लोअर कास्ट से तो इससे थोड़ा दूर रहे, ये पर्सन अच्छा नहीं होगा, ये पर्सन ऐसा होगा। तो नाउ पीपल डोंट जज द अदर पर्सन बाय देयर कास्ट। उसके बाद हम देखते हैं, देखो और भी कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने है। अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी, हम ये तो कह रहे हैं कि कम हो रहा था, रूल आ रहे थे, बट अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पे कास्ट सिस्टम के बेसिस पे हमें बहुत सी चीजें देखने को मिल रही थी। अब इंडस्ट्री में, कहाँ इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल मिल मुंबई की एग्जाम्पल है ये कुछ, जूट मिल कलकत्ता की, इन ऐसी जगहों पे अभी भी जो रिक्रूटमेंट होता था, रिक्रूटमेंट मतलब होता है लोगों को काम पे रखना, when we are inviting the people कि मेरे यहाँ पे जॉब खाली है, come and give your interview, come and submit your details, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, लोगों को जॉब ऑफर करना, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट जो होता था वो अभी भी कुछ जगहों पे कास्ट बेसिस पे हो रहा था। उसके बाद बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज न पहले अलाउ थी, न रूल आने के बाद, मतलब बहुत रेयर होने भी लगी। अगर लव मैरिज होकर इंटरकास्ट होती भी थी तो दैट टू आर वेरी रेयर। फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, एक दो केस में फैमिली ने सपोर्ट करा, तो फैमिली मतलब मोस्टली केसेस में फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी। एंड इवन टुडे मैं बात करूं तो इंटरकास्ट मैरिज आज की डेट में भी आपको बहुत कॉमन नहीं मिलेंगी। When the person is going to मतलब गेट मैरिड, अगर वो लव मैरिज नहीं है तो अरेंज मैरिज के केस में कोई ऐसा तो नहीं ढूंढता ना कि हम इस कास्ट के हैं तो हम दूसरी कास्ट का ही लड़का ढूंढते हैं शादी के लिए। इट डजंट हैपन। पहले प्रेफरेंस अपनी कास्ट को ही दी जाती है और प्रेफरेंस क्या अपनी कास्ट में ही जनरली सर्च करा जाता है। तो इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज्यादा क्या थी कि हिंदू और लोअर कास्ट के बीच में बहुत रेयर थी, ये बहुत कॉमन सा फैक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे 1980 तक आते आते ना पॉलिटिक्स जो थी कास्ट बेस हो गई थी। कास्ट बेस पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, कास्ट बेस पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, मैं आपकी कास्ट की पर्सन हूं, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं तो प्लीज गिव मी द वोट, आप मुझे वोट दोगे। मैं अपना वोट बैंक अपने कास्ट के बेसिस पे कलेक्ट करती थी, कास्ट से रिलेटेड मुद्दे उठाना, रिलीजन से रिलेटेड मुद्दे उठाना, सो दैट क्योंकि इन चीजों से लोगों के सेंटिमेंट और इमोशन जुड़े होते हैं, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होते हैं, हमेशा पॉलिटिकल मैटर में ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट होती हमें यहां से दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम लोग देखिए, ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ पॉइंट हमने देखे। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे दो वर्ड आए, दो वर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे इस चीज के रिगार्डिंग, दैट इज संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। ये दोनों वर्ड किसने दिए हैं, ये दोनों वर्ड सोशियोलॉजिस्ट थे एक हमारे एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने कॉइन किए हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने ये दो वर्ड दिए हैं। संस्कृताइजेशन में अपनी प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर था स्टार्टिंग में हमने उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग द होल कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन हियर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग वो पूरी वीडियो देख के आए हैं, नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। वहां पे हमने बहुत डिटेल में इसका मीनिंग क्लियर किया है।
संस्कृताइजेशन मीन्स व्हाट, जब एक लोअर कास्ट अपर कास्ट के ट्रेड को फॉलो करने लगती है, उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, उनके बिहेवियर, उन सबको अडॉप्ट करने लगती है, चाहे वो कपड़ों को लेके हो, चाहे वो आपका प्रॉपर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस हो, टीका लगाना, जनेऊ धारण करना, इस सब टाइप से, टू मैच देम अप, वो कहलाता है संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट। पढ़ चुके हैं हम लोग, पूरी वीडियो वो वाली देखिए, डिटेल में समझ में आएगा। उसके बाद बात की जाती है डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट क्या होती है? देखो, डोमिनेंट वर्ड आ गया ना, मतलब जो डोमिनेंस दिखा रहा है, जो बाकियों को कंट्रोल कर रहा है, जो अपनी चला रहा है, जो अपनी मनवाना चाहता है। तो डोमिनेंट कास्ट की बात की जाए तो डोमिनेंट कास्ट कौन होगी? जो ये काम कर रही है। डोमिनेंस क्यों आती है? क्योंकि आप पावर में हो। पावर में क्यों हो? पैसा है, राइट्स हैं एक्स्ट्रा सामने वाले से, इसलिए आप डोमिनेंस दिखाते हो। अदरवाइज कोई वीक पर्सन, गरीब इंसान, पैसा नहीं है, वो थोड़ी अपनी चलाने लग जाता है कि मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो डोमिनेंट किसी रीजन से बनता है ना कोई पर्सन, जब कुछ ना कुछ पावर, पॉलिटिकल कनेक्शन, कुछ इस तरीके से पर्सन के पास होते हैं। तो डोमिनेंट कास्ट की मैं बात करूं तो डोमिनेंट कास्ट वो कास्ट होती है विच रेफर्स टू द कास्ट विद लार्ज पॉपुलेशन who were granted land right through land reform after independence। इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म आए, क्या आए, क्यों आए, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, क्योंकि वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। बट लैंड रिफॉर्म मतलब होता है रिफॉर्म, बदलाव आना। लैंड कितनी कौन होल्ड करेगा, कितनी क्या चीजें रहेंगी। देखो, क्योंकि लैंड सीलिंग एक चीज इंपोज की गई थी, थोड़ा बहुत चीजें मैं आपको बताती हूँ। लैंड सीलिंग इंपोज की गई थी। लैंड सीलिंग क्या, कि इतनी पर्टिकुलर लैंड से ज्यादा किसी के पास लैंड होगी तो हम उसकी लैंड को लेकर ऐसे लोगों को दे देंगे जिनके पास लैंड नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में जमींदार वगैरह जो ब्रिटिशर के टाइम के बन गए, उनके पास इतना कुछ था, बाकी लोग डेवलप ही नहीं कर पा रहे थे। जमीन ही नहीं है तो खेती कहां से करेंगे, और कुछ काम ही नहीं कर रहे तो ग्रो कैसे करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे ये चीजें जो है ठीक हो और एक बैलेंस स्टैब्लिश हो सके। तो इस तरीके से बहुत सारे लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी। रेंट को रेगुलेट करना, लैंड को सील कर देना, कितनी लैंड किसके पास रहेगी ये चीज सेट कर देना, ये सारे लैंड रिफॉर्म आए थे। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्या मिली, लैंड की होल्डिंग्स मिल गई, लैंड राइट्स मिल गए ड्यू टू द लैंड रिफॉर्म। इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारी सरकार ने कानून बनाए तो इन लोगों को क्या मिल गए, लैंड राइट्स मिल गए। तो यही जो कास्ट थी ये क्या कहलाने लगी, अब डोमिनेंट कास्ट कहलाने लगी। तो अब इन डोमिनेंट कास्ट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अलग अलग स्टेट में, ये रीजनल होती थी, हर जगह एक ही नाम नहीं था इनका, अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग थे। तो कौन कौन थे, कुछ एग्जांपल अगर मैं देखूं तो यादव्स थे बिहार एंड यूपी में। उसके बाद वोकलिग्स, आपके ये वोकालिगास थे कर्नाटका में। उसके बाद हमारे रेडीज एंड खामास थे आंध्र प्रदेश में। जाट जो थे वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की साइड के कुछ जाट्स, एंड पाटीदार्स थे गुजरात के। ये कुछ कास्ट के एग्जाम्पल थे। इफ क्वेश्चन कम ऑन द डोमिनेंट कास्ट तो आप डोमिनेंट कास्ट का मीनिंग, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ओके, सो ये कंसेप्ट संस्कृताइजेशन प्लीज आप उस वीडियो से डिटेल में देखिए, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से वही से कंसेप्ट रिपीट करना आई डोंट फाइंड इट इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, और टाइम वेस्ट होगा उस चीज में। तो ये हमने देख लिया है, बाकी का कंसेप्ट हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।